नमस्कार। आज हम एक एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं मैटर के बिल्कुल बुनियादी हिस्से की, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम कुछ बहुत पुराने फिलोसॉफिकल विचारों से लेकर मॉडर्न केमिस्ट्री के फाउंडेशनल लॉज तक का सफर करेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि मैटर असल में किस चीज से बना है और ये केमिकली कैसे इंटरैक्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट्स तो केमिकल साइंसेस की नींव हैं, है ना। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये समझना हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब फंडामेंटल है। ये कितना दिलचस्प है कि लोग हजारों साल पहले भी इस बारे में सोच रहे थे। जैसे करीब 500 बीसी में भारत में महर्षि कनाद ने कहा कि मैटर मतलब पदार्थ को तोड़ते जाओ तो सबसे छोटे कण मिलेंगे जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने इन्हें परमाणु कहा। हाँ, और एक और विचारक थे पकुधा कात्यायन। उन्होंने कहा कि ये पार्टिकल्स ज़्यादातर कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, अकेले नहीं। और कमाल की बात है, लगभग उसी समय ग्रीस में भी डेमोक्रिटस और लूसिपस ने भी ऐसा ही कुछ सोचा। डेमोक्रिटस ने ही इन्हें एटम्स नाम दिया, जिसका मतलब होता है जिसे काटा न जा सके, इनडिविजिबल। बिल्कुल, लेकिन ये सब फिलॉसफिकल बातें थी, मतलब सोचने के स्तर पर। कोई एक्सपेरिमेंटल सबूत नहीं था सदियों तक। सही। तो फिर साइंस ने कब इसे पकड़ा, मतलब एक्सपेरिमेंट्स कब शुरू हुए? वो हुआ 18वीं सदी के आखिर में। साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच का फर्क समझना शुरू किया, और इसमें एंटोन ले लवोजियर का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने दो बहुत जरूरी लॉज दिए। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्शन में मास न बनता है न खत्म होता है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर आप एक बंद शीशी में दो केमिकल्स मिलाएं तो रिएक्शन से पहले और बाद में कुल वजन मतलब मास सेम रहेगा। ये तो समझ आता है, मास कंजर्व रहता है। लेकिन ये कैसे पता चला कि सब्सटेंसेस हमेशा एक जैसे ही बने होते हैं? उसके लिए है दूसरा लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये जोसेफ एल प्रूस्ट ने दिया था। ये कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा मास के हिसाब से एक फिक्स्ड रेशियो में ही होते हैं, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी आया हो। उदाहरण के लिए? जैसे पानी H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो हमेशा 1.8 ही होगा, हमेशा। या अमोनिया NH3, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास रेशियो हमेशा 14.3 रहेगा। ये कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी खोज थी। और यहीं पे जॉन डाल्टन आते हैं, है ना। हाँ। ब्रिटिश केमिस्ट, उन्होंने इन लॉज को जोड़ा। बिल्कुल सही। 1800 की शुरुआत में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने ग्रीक्स वाला एटम्स नाम ही इस्तेमाल किया। उनकी थ्योरी ने पहली बार इन लॉज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। उनकी मुख्य बातें थीं, सारा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है जिन्हें एटम्स कहते हैं। एटम्स इंडिविजिबल हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन में न बनते हैं न खत्म होते हैं। ये सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझाता है। अच्छा, और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स मास और प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं, और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के मास और प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। सबसे जरूरी बात, एटम्स सिंपल होल नंबर्स के रेशियो में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन करता है। मतलब किसी कंपाउंड में कौन से एटम्स हैं और कितने हैं, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है ना? डाल्टन का ये विचार कि एटम सच में इंडिविजिबल हैं, ये हमेशा सही नहीं रहा। हाँ, यही तो बात है। अब हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर भी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन डाल्टन का जो मूल विचार था कि एलिमेंट्स खास तरह के एटम से बने हैं और वो प्रेडिक्टेबल तरीके से जुड़ते हैं, वो एक बहुत बड़ी छलांग थी साइंस में। तो ये एटम्स आखिर कितने छोटे होते हैं? अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बहुत ज्यादा छोटे। एटम का रेडियस नैनोमीटर्स में नापते हैं। मतलब लाखों एटम्स एक के ऊपर एक रख दें तो शायद कागज की एक शीट जितने मोटे होंगे। हालांकि आजकल आधुनिक तकनीकें हैं, जैसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिनसे हम सरफेसेस पर इंडिविजुअल एटम्स की इमेजेस देख सकते हैं, जैसे सिलिकॉन पर। डाल्टन ने एटॉमिक मास की बात भी की थी। इतने छोटे एटम का मास उस जमाने में कैसे नापा होगा? वो एब्सोल्यूट मास तो नहीं नाप सकते थे आसानी से, तो उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मासेस पर फोकस किया। डाल्टन ने ही ये शुरू किया था। शुरू में हाइड्रोजन के मुकाबले, फिर ऑक्सीजन के मुकाबले तुलना की। 1961 से कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया। 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी U
कार्बन 12 एटम के मास का ठीक 12वां हिस्सा यानी 1/12 होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई फल वाला तरबूज के 1 किलो के टुकड़े को बाट की तरह इस्तेमाल करके बाकी फलों का वजन बताएं, रिलेटिव वजन। और एटम्स ज्यादातर अकेले नहीं रहते, ठीक कहा ना, वो जुड़कर कुछ और बनाते हैं। सही कहा, ज्यादातर एलिमेंट्स के एटम्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि अकेले रह ही नहीं पाते। वो जुड़कर मॉलिक्यूल्स या आयंस बनाते हैं। मॉलिक्यूल मतलब 2 या ज्यादा एटम्स का ग्रुप जो केमिकली जुड़ा हो। ये किसी एलिमेंट या कंपाउंड की सबसे छोटी इकाई है जो अकेले एग्जिस्ट कर सकती है और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज दिखाती है। तो मॉलिक्यूल्स सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी? दोनों तरह के। एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक ही तरह के एटम होते हैं, जैसे आर्गन Ar अकेला रहता है, मोनोएटमिक। हवा में ऑक्सीजन O2 होती है, डायटोमिक। ओजोन O3 होती है, ट्राइएटॉमिक। मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसे उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। और फिर कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अलग-अलग एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में जुड़े होते हैं, जैसे पानी H2O या कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एटम्स का रेशियो अहम है। पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। अच्छा, और आयंस क्या होते हैं? आयंस वो एटम्स या एटम्स के ग्रुप होते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स या तो खो दिए हैं या पा लिए हैं, जिससे उन पर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। ये ज़्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बने कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन खोने से पॉजिटिव आयन बनता है, केटायन जैसे सोडियम Na+। इलेक्ट्रॉन पाने से नेगेटिव आयन बनता है, एनायन जैसे क्लोराइड Cl-। और कभी-कभी एटम्स का पूरा ग्रुप मिलकर चार्ज रखता है। इन्हें पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं, जैसे अमोनियम आयन NH4+ या सल्फेट आयन SO4 2-। ये सब समझने से ही वो केमिकल फॉर्मूला लिखने में मदद मिलती है जो हम देखते हैं, जैसे H2O या NaCl। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि एक एटम के कितने हाथ हैं दूसरे एटम से जुड़ने के लिए। नियम यह है कि कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस होने चाहिए। तो हमने एटम्स के विचार को एंशिएंट फिलॉसफी से लेकर लवोजियर और प्राउस्ट के लॉज, फिर डाल्टन की थियरी तक देखा और समझा कि मॉलिक्यूल्स, आयंस क्या है और केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं। मतलब कोर आइडिया यही है कि मैटर एटम से बना है जो खास तरीकों से जुड़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस इसके आधार हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी समझ कैसे विकसित हुई। डाल्टन ने उस समय के सबूतों के आधार पर एटम्स को इनडिविजिबल माना था। बाद में सबएटॉमिक पार्टिकल्स का पता चला। तो यहाँ एक गहरा सवाल सोचने के लिए है। ये जानकर कि एटम्स के अंदर भी स्ट्रक्चर है, ये जटिलता मैटर की प्रॉपर्टीज और केमिकल इंटरेक्शंस को कैसे प्रभावित करती है उन तरीकों से जो डाल्टन नहीं समझ सके थे। इस पर आगे सोचा जा सकता है।